Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. The today's topic is micromeritics. In this topic, we are going to study about the definition of micromeritics. What is actually micromeritics? What are the concepts regarding the micromeritics in the pharmacy, pharmaceutical dispersion systems, and also we are going to study about the applications and importance of the micromeritics in pharmacy. ये आपके सामने नज़र आ रही है कि ये हमारा सिलेबस है, ये इसकी कोर्स कंटेंट है जो कि हमने आगे डिस्कस करनी है। सो एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये वाले पॉइंट्स जो अभी आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इंशाल्लाह आपको माइक्रोमेरिटिक्स के बारे में पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली माइक्रोमेरिटिक्स। फार्मेसी के डिस्पर्शन सिस्टम्स के अंदर जो 3 डिस्पर्शन सिस्टम्स हम प्रीवियसली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, इमल्शन, सस्पेंशन और कोलाइड्स हमने आगे पढ़ना भी है। तो इनके बारे में माइक्रोमेरिटिक्स जो है वो क्या कहता है, माइक्रोमेरिटिक्स जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फार्मेसी के अंदर, फिर उसकी एप्लीकेशन क्या है आपकी फार्मास्यूटिकल डिस्पर्स सिस्टम या फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के अंदर, फिर हम फाइनली फ़्लो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पार्टिकल का फ़्लो और फ़्लो प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड कर रही होती हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली पोरोसिटी क्या होती है, पाउडर्स की, ग्रेन्यूल्स की, जो टैबलेट्स के अंदर यूज़ होती हैं, ऑइंटमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं पाउडर्स, उनके अंदर पोरोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये चीज़ें हम अभी इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ माइक्रोमेरिटिक्स? माइक्रोमेरिटिक्स के अंदर अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, सो इट इज़ एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं। फार्मेसी के अंदर हमने डोजेज फॉर्म बनानी होती है और डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन के लिए हमें स्मॉल पार्टिकल्स, पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स अक्सर यूज़ करने पड़ते हैं डिफरेंट डोजेज फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो हमें ये स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उनको स्टडी करनी पड़ती हैं, बिकॉज ड्यू टू दीज स्मॉल पार्टिकल्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डोजेज फॉर्म डिपेंड्स ऑन दीज स्मॉल पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को कैरेक्टराइज करने के लिए इनका साइज़ मालूम किया जाता है और फार्मेसी के अंदर ये जो साइज़ मालूम किया जाता है ये माइक्रोमीटर स्केल के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल डिस्पर्शन सिस्टम जितने भी हैं जिसमें कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स में तो पार्टिकल साइज़ माइक्रोमीटर से कम होता है, लेकिन सस्पेंशन के अंदर साइज़ जो है वो माइक्रोमीटर के अंदर ही होता है। ये हमने लास्टली डिस्कस भी किया था। So 1 micron is actually is equal to 10 raised to power -6 meters। तो हमने पार्टिकल्स की क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी हैं इसके बारे में हम डिस्कस डिटेल से भी करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले पार्टिकल साइज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल साइज़ जो है वो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपने ये चेक करना होता है कि आपने पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स के जब पार्टिकल साइज़ चेक किया तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसको हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को PSD भी कहते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अक्सर आपको टर्मिनोलॉजी या PSD नज़र आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है रेंज होती है, यानी कि पार्टिकल्स बहुत बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के भी हो सकते हैं। तो ये रेंज फाइंड आउट करना, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर our dosage forms and our controlling the properties of the dosage form। Thirdly फिर हम पार्टिकल शेप बहुत डिटरमिन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमने फ़्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ना है, पाउडर की पार्टिकल फ़्लो किस तरह करता है। तो आपको कुछ वैसे भी जनरल आइडिया हो सकता है कि कुछ शेप के पार्टिकल्स जो हैं वो अच्छा फ़्लो करते हैं, कुछ शेप के पार्टिकल्स जो हैं वो उनका फ़्लो करने की जो पैटर्न है, मतलब आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उनको निकाल रहे हैं तो वो फ़्लो सही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिर कॉन्सेप्ट है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या होता है, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ये एक एंगल होता है जब पाउडर एक हीप बना लेता है। जब आपने एक पाउडर को फॉर एग्जांपल एक बर्तन से फ्लैट सरफेस के ऊपर गिरा दिया, वो जब पाउडर आपने देखा होगा कि गिरता है तो एक वो चोटी सी बना देता है, हीप बना देता है। तो उस हीप का एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस के दरमियान, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और एंगल ऑफ रिपोज और फ्लो प्रॉपर्टी के अंदर क्या लेना देना है इसका, ठीक है। पोरोसिटी ये भी मैंने आपको बताया, ये भी हमने डिस्कस करना है। वॉल्यूम, पार्टिकल्स का वॉल्यूम भी हम चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम चेक करने के लिए आपको पता है
हम 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स ले रहे हैं, 3 डायमेंशन के अंदर हम साइज़ भी चेक करेंगे और उसका वॉल्यूम भी चेक करेंगे। पार्टिकल का वॉल्यूम मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली हम जो है लैब के अंदर एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पाउडर डाल देते हैं या ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि आपका पाउडर या ग्रेन्यूल्स जो है वो कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बाकी और भी कुछ मेथड्स हैं जिसमें सेडिमेंटेशन मेथड है, पार्टिकल को आप एक मेथड है फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, और वो क्या मेथड है कि आप जो है वो एक लिक्विड लेते हैं, उसके अंदर आप जो है वो अपना सॉलिड जो है वो उसको डाल देते हैं। जब वो सॉलिड उसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, लिक्विड जो है थोड़ा इंक्रीज़ करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो उससे हम आइडिया ले सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है उसका वॉल्यूम कितना है। या सिंपल हम ये भी हम परफॉर्म करेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर से हम वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पाउडर का। तो उसमें 2 तरह के वॉल्यूम हैं, ट्रू वॉल्यूम है और बल्क वॉल्यूम है। इनके दरमियान फ़र्क भी हम ये आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर डेंसिटी के बारे में आपको पता है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल वेइंग बैलेंस से, और फिर आप वॉल्यूम जो है वो मेजरिंग सिलेंडर से इसका मेजर कर लेंगे, तो आप डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे हम, अपीरेंट डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, बल्कीनेस। ठीक है, तो ये कुछ इसके अंदर ये जो अब हमने डिस्कस की हैं, ये चीज़ें माइक्रोमेटिक्स के अंदर जो है वो इंक्लूड होती हैं। और डिफरेंट यूनिट्स हैं मीटर साइज़ को शो करने के लिए। जो एसआई यूनिट्स हैं ये सामने आपके नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली हमारे पास मैंने आपको बताया कि माइक्रोमीटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इससे छोटे नैनोमीटर्स में भी होते हैं, नैनो इमल्शंस, नैनो सस्पेंशंस आपको जिक्र किया था, इसके बारे में भी आप पढ़ें। बट आर नैनो इमल्शंस, माइक्रो इमल्शंस। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²m, millimeter is equal to 10⁻³ and 10⁻⁶, 10⁻⁹, एंड सिमिलरली पिकोमीटर 10⁻12। हम ज़्यादातर जो है वो नैनोमीटर तक जो है वो फार्मेसी के अंदर पार्टिकल साइज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, पार्टिकल साइज डायमेंशंस क्या हैं, मतलब ये पार्टिकल साइज रेंज आपके सामने नज़र आ रही है, और कौन कौन सी डोजेज फॉर्म के अंदर ये पार्टिकल साइज होता है। तो फॉर एग्जांपल 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर का जो साइज़ है, और अगर मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.5 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.0005 मिलीमीटर। ठीक है, जैसे ये देखें, एक माइक्रोमीटर के अंदर 10⁻³ मिलीमीटर होंगे। ठीक है, मिलीमीटर माइक्रोमीटर से अगर आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, सो 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर या फिर मिलीमीटर के अंदर ये साइज़ अगर आप ले लें, तो ये जो पार्टिकल साइज़ है हमारे पास कॉमनली सस्पेंशन, कोर सस्पेंशन या जो नॉर्मल हमारी सस्पेंशंस हैं वो, या फाइन इमल्शंस। ठीक है, उनके अंदर ये साइज़ होता है। इमल्शन के अंदर जब मैं बात करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूँ। सही है, कोर्स इमल्शंस और फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज जो है वो 10 माइक्रोन से 50 माइक्रोन है। पाउडर रेंज में अगर मैं फाइन पाउडर की बात करूं, अब इसमें मैंने आपको बताया था कुछ पाउडर्स होते हैं बड़े साइज़ के, उनको हम कोर्स पाउडर कहते हैं, और जिनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है उसको हम फाइन पाउडर कहते हैं। फाइन पाउडर है 50 टू 100 माइक्रोन, कोर्स पाउडर है 150 टू 1000 माइक्रोमीटर्स। और एवरेज जो हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स हम पाउडर से बनाते हैं, पाउडर्स के अंदर हम कोई बाइंडर डालते हैं, कुछ अपना सॉल्वेंट डालते हैं और हम उससे ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ग्रेन्यूल्स हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, तो एवरेज ग्रेन्यूल का साइज जो है वो हमारा ये होता है 1000 से 3360 माइक्रोमीटर। और हमने ये प्रैक्टिकल भी आप परफॉर्म करेंगे, अगर नहीं किया तो लेकिन आपने कैलकुलेट किया था, और एवरेज पार्टिकल साइज़ आप चेक कीजिएगा कि आपके उसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हुए क्या आया था। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वाई वी हैव टू स्टडी माइक्रोमैग्नेटिक्स। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? माइक्रोमैग्नेटिक्स में पार्टिकल साइज़ का कंट्रोल करना और उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स जो बनती हैं,
जिसके अंदर ओरल डोजेज फॉर्म हो गई, टैबलेट्स हो गई, सस्पेंशंस हो गई, पेरेंट्रल हो गई, इंजेक्टेबल्स हो गई, टॉपिकली जो हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे ऑइंटमेंट्स हो गई, क्रीम्स हो गई, इन सारों के अंदर पार्टिकल साइज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, रोल प्ले करता है। और जितना छोटा साइज़ होगा पार्टिकल का उतनी ही जल्दी उस डोजेज फॉर्म में से ड्रग जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। सो ड्रग जो है, ड्रग रिलीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो पार्टिकल साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ा साइज़ होगा पार्टिकल का तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका पार्टिकल रिलीज़ होने में भी टाइम लगेगा, और फिर उसका जैसे हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है तो सोल्यूशन बनने में भी टाइम ज़्यादा देर से लगता है, सोल्यूशन देर से बनता है, एब्जॉर्प्शन भी देर से होती है, डायरेक्टली कोरिलेटेड है। बड़ा साइज़ होगा देर से सोल्यूशन बनेगा, देर से एब्जॉर्प्शन होगी, देर से इफेक्ट आएगा। स्मॉल साइज़ जल्दी सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जब पार्टिकल साइज़ छोटा होता है तो फिर क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। स्मॉल साइज़ में सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से सरफेस एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, and due to the increase in surface energy the reaction increases, the type of reaction, the rate of the reaction increases, ठीक है। so particle size ranges ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स जितने भी हमारे पास मौजूद हैं वो सेम साइज़ के हैं। ज़्यादातर साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो एक नैरो रेंज के अंदर हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, इसका क्या मतलब, ठीक है। सो पार्टिकल साइज आपको बताया ड्रग रिलीज के ऊपर इफेक्ट करता है फ्रॉम द डोजेज फॉर्म। सेकेंडली पार्टिकल साइज जो है वो फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म उसको भी इंडिकेट करवाता है। जैसे कि हमने कहा था इमल्शंस जो हैं, इमल्शन में एक आपका एवरेज पार्टिकल एवरेज ड्रॉपलेट साइज होता है। अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने चेक किया और पार्टिकल साइज ड्रॉपलेट साइज इंक्रीज हो गया तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फिर वो माइसेल्स जो थे वो ख़राब हो गए, सरफेक्टेंट्स की जो स्ट्रक्चर था वो कोई ख़राब हुआ है, उसकी वजह से ड्रॉपलेट्स करीब आना शुरू हो गए हैं और कोएगुलेशन बढ़ना शुरू हो गई है, क्रीमिंग की तरफ जा रहा है प्रोसेस, साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है। तो पार्टिकल साइज़ को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई स्टेबिलिटी क्या है आपकी डोजेज फॉर्म की। तो हमारी डोजेज फॉर्म जैसे सस्पेंशन है, इमल्शन है, टैबलेट्स का साइज़ जो है वो भी, इन सब के अंदर इनकी फ़िज़िकल स्टेबिलिटी जो है हमारी टैबलेट जो है वो कभी कभार हम बनाते हैं तो अगर पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा फाइन रह जाए उसके अंदर तो फिर टैबलेट की हार्डनेस जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट आता है, टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर पोर्स हैं, पार्टिकल्स के दरमियान पोर्स रह गए, गैप्स रह गए, तो टैबलेट की जो है वो पोरोसिटी की वजह से जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर सिमिलरली फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो भी डिपेंड करता है। ये भी मैंने भी आपको बताया, ड्रग रिलीज जब देर से होगी तो फिर अब्जॉर्ब भी देर से होगी, फिर उसका एक्शन भी देर से आएगा। तो पार्टिकल साइज है वो डायरेक्टली आपके रिस्पॉन्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी ड्रग का जो एक्शन है बॉडी के ऊपर उसको भी इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट्स एंड ग्रेन्यूल्स या कैप्सूल्स, जब हम टैबलेट्स या कैप्सूल्स बना रहे होते हैं तो असल में आपने करना क्या होता है कि आप ग्रेन्यूल्स लेते हैं और कुछ उसमें थोड़े से फाइन पाउडर्स भी होते हैं, मिक्सचर होता है आपका। आपने करना क्या होता है, आपने मशीन टैबलेट कंप्रेशन मशीन होती है, इस तरीके की मशीन होती है, ये एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही है। सो इसके अंदर हमने करना क्या होता है, ये टॉप पे जो आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है इसे हॉपर कहते हैं। इस हॉपर के अंदर आप जो है वो ऐड कर देते हैं अपना जो भी ग्रेन्यूल्स हैं, पाउडर्स हैं, वो आपने ऐड कर देने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स ने यहाँ जब आप ऐड करेंगे तो ग्रेन्यूल्स ने यहाँ से मूव करना है, फ्लो करना है, इस जगह आना है, इस जगह से फिर आपके इस फीडर के ज़रिए इन जो नीचे डाइज होती हैं, नीचे कैविटीज़ होती हैं, डाइज होती हैं, पॉकेट्स बनी हुई होती हैं, उनको फिल करना होता है, ठीक है। इस तरीके की ये अंदर कैविटी होती है और ये आपको जो छोटे छोटे से पीसेस नज़र आ रहे हैं ये अपर पंच और ये लोअर पंच, ठीक है। ये पंचेस होते हैं ये टैबलेट्स के अंदर ना, इन दो पंचेस के दरमियान एक कैविटी होती है, ओपन पॉकेट्स होती हैं, उसके अंदर आपके ग्रेन्यूल्स जो है वो फिल होते हैं। तो जब आप ये पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स बनाएंगे तो इनकी फ़्लो प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत मैटर करती है इनकी। सो फ्लो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी ग्रेन्यूल्स की, ये पाउडर्स की,
वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं साइज़ के ऊपर, ठीक है। अगर साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी। सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में ज़्यादा क्लम्प करेंगे, उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी। जब आपने उनको हॉपर में डाल दिया है तो वो क्या करेंगी, पाउडर्स जो हैं वो ज़्यादा स्टिक करेंगे वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर जो है वो पाउडर्स डाल दिए, पाउडर्स का साइज़ छोटा है, ग्रैन्यूल्स का साइज़ बड़ा है। जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया कि पाउडर्स जो हैं वो उनका साइज़ छोटा होता है, ग्रैन्यूल का साइज़ बड़ा होता है। तो अगर आपने पाउडर डाल दिए हैं इसके अंदर, साइज़ छोटा है, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो स्टिक करेंगे आपके हॉपर के साथ, इसके वॉल के साथ जो है स्टिक करेंगे। जब स्टिक करेंगे तो मूव स्लो करेंगे। जब वो स्लो मूव नीचे करेंगे तो मसला क्या होगा कि आपकी ये जो डाइज हैं जिन्होंने फिल होना है, ये इम्प्रॉपर फिल होंगी। इम्प्रॉपर फिलिंग की वजह से आपकी टैबलेट का जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका पता इससे चलेगा आपको कि आप जब टैबलेट्स बनाएंगे, टैबलेट्स चेक करेंगे, कुछ टैबलेट्स तो सही साइज़ की आ रही होंगी, सही वेट की आ रही होंगी, कुछ टैबलेट्स का जो वेट होगा या थिकनेस जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। सो ग्रेन्यूल साइज़ या फिर आपका जो पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स का जो मिक्सचर है उसका साइज़, ये क्या करता है, ये टैबलेट की यूनिफॉर्मिटी, बैच यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही है कि आपने एक फॉर एग्जांपल 1,00,000 टैबलेट्स का बैच बनाया है, तो हर टैबलेट का जो साइज़ और वेट जो है वो प्रॉपर एक जो वैल्यू आपने फिक्स की हुई है वो वही वैल्यू होनी चाहिए और वैल्यू आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने एक बैच बना लिया, दूसरा बैच बनाया, तो दोनों बैचेस के अंदर जो पार्टिकल साइज़ जो है जो आपने सेट किया हुआ है वो पार्टिकल साइज़ और वेट जो है वो प्रॉपर सेम होना चाहिए, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। अगर इस साइज़ में, पार्टिकल के साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा तो ये बैच वेरिएबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो हम पार्टिकल्स को, ग्रैन्यूल्स को फ्लो करवाते हैं और फ्लो करके इन्होंने करना क्या होता है, फिल करना होता है, वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग करनी होती है। इन्होंने डाइस को, कैविटीज़ को, पॉकेट्स कह लें, इनको फिल करना होता है, ठीक है। इस तरह की मशीन होती है, इसके अंदर वो फिल करती हैं। अगर फिल प्रॉपर नहीं करेंगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है साइज़ जो है वो प्रॉपर अचीव और वेट जो है वो प्रॉपर अचीव नहीं होगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है पाउडर की मिक्सिंग के अंदर, अगर पार्टिकल्स को, पाउडर को आपने मिक्स किया आपस में, ठीक है, और पार्टिकल्स के जो पाउडर्स हैं या ग्रेन्यूल्स हैं उनके साइजेस में बहुत फ़र्क है। कुछ तो बहुत फाइन है, कुछ बहुत बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं, कुछ जो हैं वो दरमियाने साइज़ के हैं, ठीक है। अगर आप इनको मिक्स करेंगे और इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, अगर ये सेम साइज़ के नहीं हैं तो फिर क्या होगा कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी, डी मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। डी मिक्सिंग वो ये होती है कि मिक्सिंग आपने की, मिक्सिंग करने के बाद पार्टिकल्स अलग-अलग वापस हो गए। मिक्सिंग करने का मकसद ये होता है कि आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टिकल्स को, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो अगर पार्टिकल का साइज सेम नहीं है तो फिर डी मिक्सिंग हो जाएगी, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। सेम साइज़ के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, छोटे वाले अलग हो जाएंगे, हो सकता है वो नीचे बैठ जाएं, बड़े वाले जो हैं वो हो सकता है ऊपर रह जाएं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे। अगर सेम साइज़ का होगा तो फिर ये डी मिक्सिंग भी नहीं होगी और सेग्रीगेशन भी नहीं होगी, ठीक है। इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि पार्टिकल साइज़ रेंज जो है हमारा, ठीक है, या पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन पीएसडी जो मैंने आपको बताया वो नैरो, जितनी स्मॉल पीएसडी की वैल्यू होगी उतने ही अच्छे पार्टिकल्स जो है वो मिक्स होंगे, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन, अक्सर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने करना क्या होता है, आपने लिक्विड को फ़िल्टर करते हैं और फ़िल्टर करके आपको पार्टिकल्स को रिमूव करना होता है। तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ़िल्ट्रेशन, जब आपने फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है फ़िल्ट्रेशन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल साइज़ जो है वो कितने साइज़ के हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्यूरिफाई करना है, आपके पास कोई वाटर है और वाटर को आपने कहा कि मैंने प्यूरिफाई करना है और आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका एवरेज साइज़ क्या है। तो अगर आपको साइज़ का नहीं पता तो फिर ये क्या, कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप फ़िल्टर कौन सा लेना है आपको। फॉर एग्जांपल आपने कोर्स फ़िल्टर ले लिया, बड़े पोर्स का फ़िल्टर ले लिया और पार्टिकल जो रिमूव करने होते छोटे साइज़ के हैं, तो वो फिर रिमूव नहीं होंगे प्रॉपर, आपको फिर डिज़ायर्ड आपकी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो फ़िल्ट्रेशन के लिए
सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स जो हैं वो किस साइज़ के हैं। ये भी हमने आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल साइज़ को फिर डिटरमाइन कैसे करते हैं। हमें पता चलता है किस तरह के भाई ये साइज़ के पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल साइज़ का जब पता चलेगा तो फिर हम उसको रिमूव करेंगे। तो वो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे पार्टिकल साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड जो है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर एक ये हमारा कॉन्सेप्ट है मास ट्रांसफ़र का। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, हीट ट्रांसफ़र है और मास ट्रांसफ़र है। जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं तो आप हीट अप्लाई करते हैं सब्सटेंस के ऊपर, तो हीट की वजह से क्या होता है, आपका जो लिक्विड जो मॉइस्चर होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और फिर वो मूव करता है आपके एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट में फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, सो उसके अंदर भी मास ट्रांसफ़र के अंदर भी हमारा पार्टिकल साइज़ बहुत डिटरमाइन करता है, डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होगा, और छोटे साइज़ की वजह से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो फिर मास ट्रांसफ़र जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पार्टिकल साइज़ स्मॉलर, ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया एंड ग्रेटर विल बी द मास ट्रांसफ़र। ये ज़्यादातर मास ट्रांसफ़र हम ये नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे कि मास ट्रांसफ़र जो है वो हीटिंग के अंदर होता है। जब आपने हीट करना होता है तो हीट करते हुए आप ड्राई करते हुए आप हीट दे रहे होते हैं, आप हीट को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और हीट जो है वो वेपर्स के मास ट्रांसफ़र के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, फिर ड्राइंग के अंदर जैसे भी ड्राइंग का भी जिक्र किया, अगर आप चाहते हैं सब्सटेंस को जल्दी ड्राई करना, जल्दी आप चाहते हैं किसी पाउडर को ड्राई करना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप उनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आपने एक कोई तौलिया है, उस गीला तौलिया उसको अगर आपने सुखाना है, तो आप कैसे सुखाएंगे? क्या आप उसको बॉल बना के रख देंगे बाहर धूप में? तो लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे फैला के इसको लटका दो। ठीक है, फैलाने से क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया जो है वो आप इंक्रीज़ कर रहे हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से ज़्यादा जल्दी जो है वो ड्राइंग होगी, ज़्यादा एफिशिएंट ड्राइंग होगी। ठीक है, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से असल में हो क्या रहा है, इट reduces the distance that the moisture must travel within the particles to reach the outer surface। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि मेरे पास एक तौलिया है, मैंने उसको एक बॉल में डाल दिया, बॉल की शेप में बना दिया, और मेरे पास एक दूसरा सेम तौलिया, उसको मैंने फैला के जो है वो लटका दिया था। तो इस बॉल के अंदर अगर सेंटर में एक पार्टिकल है, मॉइस्चर है, उसको ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा सरफेस पे जाने के लिए, और सरफेस पे जाके फिर वो मॉइस्चर के अंदर इवेपोरेट होगा। इस केस में देखें, ये सेंटर में आपके पास मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, इसने थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो है ये मॉइस्चर के अंदर जो है वो हवा के अंदर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो सेम ये केस है कि जब आप पार्टिकल साइज़ को छोटा करते हैं, तो पार्टिकल साइज़ छोटा करने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और फिर मॉइस्चर को डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ता है टू रीच द आउटर सरफेस। ठीक है, एट्थ हमारा जो पॉइंट है वो एक्सट्रैक्शन का है। एक्सट्रैक्शन भी हम ये भी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन होती क्या है, आपने जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है क्रूड ड्रग्स के अंदर से, यानी कि प्लांट बेस या एनिमल बेस जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उनके अंदर से आपने चीज़ें जो है वो बाहर निकालनी होती है। एग्जांपल आपके पास कॉमनली जो आप फॉर एग्जांपल ग्रीन टी जो है, ग्रीन टी के आप लीव्स ले लें या खुली पत्ती जो आती है उसके अंदर आप गर्म पानी डालें, उसको बॉईल करें और उसको फिर छान लें आप, तो ये असल में कर क्या रहे हैं, आप ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सट्रैक्शन अच्छी हो, जल्दी हो, एफिशिएंट हो, ज़्यादा अरक उसका अच्छा निकले, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट अच्छा निकले, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको साइज़ जो है वो रिड्यूस कर देना चाहिए। साइज़ रिड्यूस करने की वजह से अगेन वो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब ये एक सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है, और इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो फिर कांटेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड द सॉलिड पार्टिकल्स वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपने प्लांट लिया, या तो आप पत्तों को, बड़े बड़े पत्तों को वैसे ही भिगो दें पानी के अंदर, उससे एक्सट्रैक्शन होगी लेकिन स्लो होगी। अगर आप चाहते हैं कि
सॉल्वेंट ज़्यादा पेनिट्रेट करे मटेरियल को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो उस पत्तों का जो साइज़ है वो स्मॉल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर आप पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर देते हैं तो एक्सट्रैक्शन आप इन्हांस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन का टाइम कम कर सकते हैं। इसका आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक्सट्रैक्शन टाइम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। आप जो है वो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल साइज जो है वो डायरेक्टली आपकी एक्सट्रैक्शन के ऊपर भी जो है वो इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। सो अब ये कुछ हमने इसकी क्या पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी है। इस इंपॉर्टेंस के अंदर मैंने आपको कुछ थोड़ी एप्लीकेशंस भी बता दी हैं कि आपका पार्टिकल साइज जो है वो किस तरीके से अप्लाई होता है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन के अंदर पार्टिकल साइज किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। सो फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के अंदर ये मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल साइज जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है आपकी रिलीज एंड डिसोल्यूशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है। सो smaller the particle size, large will be the surface area, greater will be the release of the drug from the dosage form, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आपके रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डोजेज फॉर्म। ज़्यादा रिलीज होगा, अगर जल्दी रिलीज होगी ड्रग डोजेज फॉर्म से तो क्या होगा, जल्दी जो है वो सॉल्युबिलिटी होगी, बेटर डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग इन द डिसोल्यूशन फ्लूइड्स। डिसोल्यूशन फ्लूइड जो है वो आपका स्टोमिक भी हो सकता है, आपका इंटेस्टाइन भी हो सकता है। ओरली जो आप टैबलेट्स या कैप्सूल्स लेते हैं वो कॉमनली जो है वो ज़्यादातर स्टोमिक के अंदर जो है वो डिसइंटीग्रेट होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है। तो अगर जितना जल्दी वो डिज़ोल्व होगा उतनी ही ज़्यादा उसके एब्जॉर्प्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी ड्रग और जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, उतना ही जो है उसका जल्दी और अच्छा ड्रग एक्शन होगा, ठीक है। तो पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया इन्फ्लुएंस द ड्रग एब्जॉर्प्शन, और जितनी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी उसी की वजह से ड्रग एक्शन जो है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। मैंने ये बता दिया आपको, द बेटर द डिसोल्यूशन, द क्विकर द डिसोल्यूशन, द फास्टर विल बी द एब्जॉर्प्शन एंड हेंस द क्विकर एंड ग्रेटर द ड्रग एक्शन। तो इससे आपको पता चलता है कि असल में स्टेप्स हैं क्या। जब आप टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होना होता है आपके मैदे के अंदर, जहाँ डिज़ोल्व होना है, जिस फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व होना है, डिसोल्यूशन फ्लूइड के अंदर सबसे पहले ड्रग में होना होता है, डोजेज फॉर्म में होना होता है डिसोल्यूशन। फिर डिसोल्यूशन के बाद क्या होता है कि वो आपके मैदे के अंदर सोल्यूशन बन जाता है। फिर उसके बाद होना होता है एब्जॉर्ब, सेकंड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। फिर जब एब्जॉर्ब होके वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाता है, फिर उसने वहां जाके देना होता है एक्शन, ठीक है। सिमिलरली मैंने ये भी बताया आपको कि फिजिकल स्टेबिलिटी, आप साइज जो है, पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन, इमल्शन, ये आपकी डोजेज फॉर्म की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है। फॉर एग्जांपल इमल्शंस मैंने आपको एग्जांपल दिए भी प्रीवियसली कि अगर साइज जो है, ड्रॉपलेट साइज जो है वो बढ़ गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो असल में क्या है, वो पुअर स्टेबिलिटी है। अगर साइज खुद जब आप प्रिपेयर करते हैं तो पहले चेक करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा चेक किया आपने, साइज इंक्रीज हो गया। साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि यस कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है वो खराबी आई है और पार्टिकल साइज जो है इंक्रीज हो गया। अगर सस्पेंशन हम बना रहे हैं, स्मॉल साइज जो है वो बनाना हमने पढ़ा था कि सस्पेंशन जब डीफ्लॉकुलेटरी सस्पेंशन हैं तो उनका क्या मसला होता है कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं, देखने में तो अच्छे लग रहे होते हैं, प्लीजिंग अपीयरेंस है, लेकिन वैसे क्या है, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन जो है वो हार्ड केक बना लेते हैं। हार्ड केक बना लेते हैं तो फिर वो क्या होती है, आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, ड्रग जो है वो डोज फॉर्म जो है वो डोज प्रॉपर नहीं जाती, ठीक है। तो वेरी स्मॉल साइज अगर होंगे तो वेरी स्मॉल साइज जो है जब सेडिमेंट कर जाएंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट होंगी और उसकी वजह से फिर वो हमारी रीडिस्पर्सिबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी। हम सस्पेंशन के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। डोज यूनिफॉर्मिटी, यस, गुड फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड पाउडर्स, ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे ये मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि जब आपने टैबलेट्स बनानी हैं या कैप्सूल्स बनानी हैं तो पार्टिकल साइज जो है वो डोज यूनिफॉर्मिटी को बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि ये अगर प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो फिर प्रॉपर फिल नहीं होगी आपकी ये कैविटीज़,
और अगर प्रॉपर फिल नहीं होगी तो फिर ये प्रॉपर उसका वेट नहीं आएगा, प्रॉपर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी नहीं आएगी, और अगर प्रॉपर एक्यूरेट क्वांटिटी नहीं आएगी तो फिर वो डोज है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो हो सकता है कि 500 मिलीग्राम की टैबलेट कभी जो है वो 450 मिलीग्राम की हो जाए, कभी 510 मिलीग्राम की हो जाए, ठीक है। तो फिर कभी डोज कम चली जाएगी, कभी डोज ज़्यादा चली जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ग्रेन्यूल्स और पाउडर्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, इनका मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, इनका साइज़ बिल्कुल यूनिफॉर्म और सेम होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। हैंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स शुड बी यूनिफॉर्म in terms of the number and weight, ठीक है। अच्छा, ये कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं पार्टिकल्स की, इन सब के बारे में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पार्टिकल साइज़ क्या होता है, पार्टिकल साइज़ को डिटरमाइन कैसे करते हैं, और जब पार्टिकल साइज़ को डिटरमाइन करते हैं तो पीएचडी पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो क्या होती है। ये आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ये हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। पार्टिकल शेप क्या किस तरह की कॉमनली होती हैं, और कौन सी शेप जो हैं वो अच्छी हैं, कौन सी जो है वो अच्छी नहीं हैं। पार्टिकल वॉल्यूम कैसे करते हैं कैलकुलेट, पार्टिकल नंबर काउंट अगर आपने करने हैं, और पार्टिकल का सरफेस एरिया, इसको भी कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। फाइनली फ़्लो प्रॉपर्टीज़, मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल्स जो हैं उनको फ़्लो करवाना होता है। आप जो है हॉपर में डाल देते हैं और हॉपर से ख़ुद फिल होना होता है कैविटीज़ ने, तो उसके लिए फ़्लो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले करती हैं। अगर साइज़ होगा 250 से 2000 माइक्रोमीटर, अगर आपकी ग्रेन्यूल का ये साइज़ है, तो आपका पाउडर या ग्रेन्यूल क्या कहलाता है, फ्री फ्लोइंग है, ईज़िली फ़्लो कर जाता है, और इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। आप जब डालेंगे हॉपर के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये फ़्लो करके फिल कर देगा। अच्छा, 75 टू अगर 250 माइक्रोन तक अगर है, सो दीज आर कैरेक्टराइज्ड एज फ़्लो फ्रीली और कॉज प्रॉब्लम्स। ये फ्री फ्लोइंग भी हैं, लेकिन इनके अंदर कभी कभार जो है वो प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर पार्टिकल की शेप ख़राब हो। पार्टिकल की शेप कॉमनली आइडियली तो स्फेरिकल होनी चाहिए, लेकिन इरेगुलर शेप पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ नीडल शेप के पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर शेप सही नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली बात है फ्रीली ये फ़्लो नहीं करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स जो हैं लेस दैन 10 माइक्रोमीटर्स, ये फ्री बिल्कुल फ़्लो नहीं करते। इसकी मैंने आपको ये बात भी बताई कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है, ये स्टिक कर जाते हैं हॉपर की बॉल के साथ, ठीक है। सो स्फेरिकल शेप आइडियली क्या करते हैं, बहुत अच्छा फ़्लो करते हैं, और नीडल पार्टिकल्स जो हैं वो उतना अच्छा फ़्लो नहीं करती, बिकॉज ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल के जो है ना एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। एक मैश लाइक इन यानी कि आपस में क्या करती हैं, मिक्स हो जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं, इस वजह से फिर ये फ़्लो नहीं कर पाती। इलोंगेटेड और फ्लैट पार्टिकल्स दे टेंड टू पैक, ये आपस में मिल के पैक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने की वजह से क्या होता है, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। ये इनको कहा जाता है हाई पोरोसिटी पाउडर्स। हाई पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी इट इज़ एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ द पोर स्पेसेस, यानी कि कितनी एम्प्टी स्पेसेस हैं। ये आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं, लेफ़्ट वाली के अंदर ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये हाईली पोरस कहलाएगा, हाई पोरोसिटी। लार्ज एयर स्पेसेस हैं, इसके अंदर एयर स्पेसेस के अंदर क्या हैं, पार्टिकल्स मौजूद हैं, हालांकि इसके अंदर भी एयर स्पेसेस हैं, लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं उन्होंने जगह घेरी भी है। सो स्मॉल स्पेसेस हैं, इट इज़ लो पोरोसिटी, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस, या इसको हम कहते हैं वॉइड स्पेस, कितनी एम्प्टी स्पेस है, इसको हम कहते हैं पोरोसिटी। जितनी ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होंगी उतनी ज़्यादा पोरस होगी चीज़, जितनी कम स्पेसेस होंगी उतनी लेस पोरस होगी, ठीक है। सो हाई डेंसिटी लो पोरोसिटी, अगर आपके पास ऐसा ग्रेन्यूल्स हैं, ऐसे पाउडर्स हैं, ऐसा मिक्सचर है जिस की डेंसिटीज़ तो हाई है और पोरोसिटी कम है, यानी कि स्पेसेस जो हैं वो सारी ऑक्यूपाइड हैं, और जो आपके पास पाउडर्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं,
उनकी डेंसिटी हाई है, तो वो कौन से होंगे, वो फ्री फ्लोइंग होंगे। ऑन दी अदर हैंड लो डेंसिटी एंड हाई पोरोसिटी वाले क्या होंगे, दे डू नॉट फ्लो फ्रीली, ठीक है, ये फ्री फ्लोइंग पाउडर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अगेन सरफेस रफनेस अगर ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन की वजह से फ्लो प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं आएंगी। अगर स्मूथ सरफेस होगी, यूनिफॉर्म सरफेस होगी, या फिर आइडियली स्फेरिकल शेप होगी, तो फिर इनका फ्लो प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत अच्छी जो है वो ऑब्जर्व होंगी। तो हमने आज के टॉपिक के अंदर पोरोसिटी के बारे में पढ़ा, स्टार्ट हमने किया माइक्रोमैग्नेटिक्स के बारे में। व्हाट इज़ माइक्रोमैग्नेटिक्स, ये हमारा एक साइंटिस्ट है जोसेफ डेला वाले, इसने जो है ये इसको टर्म माइक्रोमैग्नेटिक्स को जो है वो एक्चुअली कॉइन किया था। सो माइक्रोमैग्नेटिक्स होती क्या है, पार्टिकल साइज़ की कन्वर्जन क्या है, इनकी कॉमन जो यूज़ होने वाली यूनिट्स हैं वो कौन से हैं। फिर हमने आगे डिस्कस किया कि फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स के अंदर पार्टिकल साइजेस की नॉर्मल रेंजेस क्या हैं। फिर हमने इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया कि माइक्रोमैग्नेटिक क्यों ज़रूरी है, आपको फ्री फ्लोइंग ये टैबलेट्स की भी एग्जांपल दी, और फिर हमने साथ साथ इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस किया। फाइनली फ़्लो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पार्टिकल की, और फ्लो प्रॉपर्टीज़ किन किन चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर, पोरोसिटी डेंसिटी, सरफेस रफनेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पार्टिकल्स एंड ग्रेन्यूल्स जो डिपेंड करती हैं। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ आप रिपीट करना चाहते हैं, हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे वैसे, लेकिन मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन आप करें ताकि मैं आपको जो है वो आंसर जो है वो इसके दे सकूं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।